आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मेरे तो घर की टूटी जो पड़ियाँ, मेरे तो घर की टूटी जो पड़ियाँ, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मेरे तो घर में दिया न बाती, मेरे तो घर में दिया न बाती, मेरे तो घर में दिया न बाती, जगमग ज्योत जले सुदामा, जगमग ज्योत जले सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मेरे तो घर में दाना न दुनगर, मेरे तो घर में दाना न दुनगर, मेरे तो घर में दाना न दुनगर, मोतियन थाल भरे सुदामा, मोतियन थाल भरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। याद करी जब श्याम मूरत चित, याद करी जब श्याम मूरत चित, याद करी जब श्याम मूरत चित, पल में दरिद्र हरे सुदामा, पल में दरिद्र हरे सुदामा, पल में दरिद्र हरे सुदामा। याद करी जब श्याम मूरत चित, याद करी जब श्याम मूरत चित, पल में दरिद्र हरे सुदामा,
पल में दरिद्र हरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर दे सुदामा। ये प्रार्थना थी राग मालकोंस कनकर्णा बैनर्जी की गाई हुई, जो मैंने सुनी। और उस वक्त वीडियोग्राफी का वर्किंग मेरा चल ही रहा था, तो मुझे तुरंत आइडिया आया कि इसका उपयोग करना ही है। और आज का भी रहस्य कह दूं कि जब इस तरह का कोई भी वर्किंग होता है, ये तो समझ लो बीज ही है, अभी वृक्ष नहीं हुआ, लेकिन ये प्रेरणा है। और समझ लो कि इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जो काम करेगा आगे, लेकिन उसके लिए भी इस तरह की प्रेरणा प्रकट हो जाती है। तो उस रचना को मैंने इस तरह से लिया कि जो घर का पूरा वातावरण था, जो रूम मैंने सजाए हुए थे, मेरा जो क्वार्टर था सरकारी क्वार्टर था, तो पूरा कंपोजिशन मैंने इस तरह से लिया। ये पूरा गाना बैकग्राउंड में लिया। उस कंपोजिशन का नाम ही रखा राग मालकोंस, क्योंकि वो मेरा बचपन से, जब से मैं शास्त्रीय संगीत से मेरा परिचय हुआ इस जन्म में, तब से मेरे भीतर का जो डायरेक्टर था वो यही देखता रहा कि कब ऐसा मौका आए कि मैं राग को संवारूं और उसका वीडियो कंपोजिशन किया जाए। तो इस तरह से पूरा घर में 3 रूम था, फिर रसोई घर था, लॉबी थी, और सारे के सारे मैंने कई जगह लेटरिन बाथरूम की इवन भीत, बाहर की, अंदर की नहीं, सब चित्रों से भरी हुई थी। सब चित्र, लेटरिन की जो भीत थी वो बड़ी ऊंची थी, तो मैंने 7 फीट की अप्सरा वहां रखी थी, 7। क्योंकि अप्सरा को देखने का भी मैंने देखा कि यहाँ अप्सरा मतलब वो लौकिक स्त्री तो है नहीं, अप्सरा है ना, तो उसकी हाइट मेरी 6 फुट थी, तो मुझसे कम से कम 1 फुट तो ऊपर होनी चाहिए, तो मैंने 7 फुट की अप्सरा रखी। इस तरह से पूरा का पूरा घर का वातावरण था, तो मैंने कहा कि चलो इसको मालकोंस राग का बैकग्राउंड ले लो और पूरा घर का वातावरण इस तरह से दिखाया जा सकता है। और उसका प्रारंभ भी बहुत सुंदर था। इस तरह से था कि जब वीडियो कंपोजिशन स्टार्ट होता है, तो पहले वीडियो के सामने बाहर भी मैंने एक दरवान ड्रॉ किया था। उस वक्त मैं ऐसा करता था कि कागज पर पूरा दरवान, प्राचीन दरवान का जो आकृति होती है, इस तरह की एक आकृति मैंने बनाई थी। छोटा सा लड़का था, दरवान नहीं था, लेकिन छोटा सा लड़का जैसे नमस्कार कर रहा हो, इस तरह का एक लड़का था छोटा सा। उसको मैंने ड्राइंग पेपर पर पहले ड्रॉ कर लिया था, उसको काट के फिर उसको चिपका दिया था। बाहर से कोई देखे तो उसे ऐसा लगे कि भीत में ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर सरकारी ऑब्जेक्शन आए तो तुम निकाल भी सकते हो। सब तरह के इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट मैंने किए थे, मैं बताता हूं तुम्हें। इस तरह से मैंने, तो बाहर से वो गीत प्रारंभ हो रहा था, फिर इस तरह से खुले, जैसे कि उसका नंबर था 37/4 चौ टाइप, ऐसा उसके ऊपर लिखा था। जो डोर था उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर था। गवर्नमेंट क्वार्टर में ऐसा कंपोजिशन तो मुझे लगता है भारत, पूरी दुनिया में पहला ही होगा जहां से मालकोंस प्रारंभ होता है और धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से कंपोजिशन स्टार्ट होता था और फिर पूरा घर का माहौल लिया गया था इसमें। ऐसा ही एक दूसरा कंपोजिशन था। उस वक्त हमने, उस समय में वीडियोकॉन की एक डेक बाहर पड़ी थी, 6,500 रुपये का। अभी कीमत भी याद है, क्योंकि जब हमने खुद ही काम किया होता है ना, सब कुछ याद होता है। 6,500 की कीमत थी। तो हमने इकट्ठा करके, दोनों भाइयों को संगीत का बहुत शौक, मेरी माँ को भी बहुत शौक, तो हमें लगा कि ना ये वीडियोकॉन का टैप तो ले ही ले। तो उस वक्त जो हम कर सकते थे, जैसे जैसे करते जाते थे उससे पार होते जाते थे, क्योंकि वीडियोकॉन की जो लेटेस्ट उस वक्त की डेक थी, किसी के पास न थी, गांधीनगर में हमारे पास ही थी। और उसमें ऐसा था, चेंजर भी था,
हमारे पास पुरानी बहुत, मेरे भैया के पास बहुत रिकॉर्ड थी, उसका कोई उपयोग न था। तो हमें जब वो टैप देखी, डेक देखी, तो हमें आइडिया आया कि इतनी रिकॉर्ड तो है ही, हम ले लेते हैं। और मैं मेरे भैया को जानता था, वो उधार है, वो दे ही देंगे हमें सारी रिकॉर्ड कि अब तुम ही रखो, मेरे पास तो चेंजर है नहीं। और वैसा ही हुआ। जैसे उसे पता चला कि हमने वो लिया है, चेंजर वाला डेक लिया है कि ऊपर ग्रामोफोन की रिकॉर्ड भी घुमा सकते हो और टैप भी बजा सकते हो, उसने सारी की सारी रिकॉर्ड हमें भेंट कर दी। उसमें उस वक्त मैंने एक बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की रिकॉर्ड ली मार्केट से। उसमें एक बहुत सुंदर मधुमाद सारंग शहनाई पर बजाया हुआ, इस तरह का राग था, इस तरह से था। इस तरह की धुन थी, मुझे बहुत प्रिय लगे। मैंने बजट देख लिया कि अभी कोई कंपोजिशन हो सकता है कि नहीं। मैंने मनमोहन से कहा कि इतना रुपया है। मनमोहन ने कहा हाँ हो सकता है, घर में ही करना है, हो सकता है। बस, तो जो 800-900 रुपये बाकी थे उसमें से मैंने और कंपोजिशन एक कर लिया। उसमें मैंने क्या किया, घर में ही कंपोजिशन लिया, उसका नाम दिया श्रृंगार मुद्रा। उसका नाम ऐसा रखा, श्रृंगार मुद्रा। और ये एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो कंसर्न विद द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। दिव्य जो कला है आभूषण की या पहरवेश की कला है, जिसे हम कहें तो फैशन, हर समय में अपनी एक फैशन होती है। इस स्कूल से इसका संबंध है, स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। लेकिन जब ये कंपोजिशन का एक भाग नृत्य से भी जुड़ता है, उसमें मैंने जितने स्वरूप उधर प्रकट किए जा सकते थे, जैसे कि कृष्ण है, राम है, विष्णु है, शंकर है, माता जी का रूप है जैसे कि जगदम्बा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। और मेरे पास जो मैंने तैयार किए हुए जो पोशाक थे, लुंगी में से या पुराने शर्ट में से बनाया हुआ जो पोशाक था, या आभूषण खुद नहीं बनाए थे, इस तरह के जो मेरे पास आभूषण थे या जो पोशाक मैंने तैयार किए थे, तो मैंने कहा चलो ये बीज भी बो ही दो, आगे इस पर काम हो सकता है। तो मैंने उस वक्त एक दूसरा कंपोजिशन ले लिया, वीडियोग्राफिक वर्किंग, जिसका नाम रखा श्रृंगार मुद्रा। और इसमें घर का जो भाग था, जहाँ जहाँ मैंने कहाँ सरस्वती की मूर्ति बनाई थी, कहाँ विष्णु की, कहीं पर हनुमान जी की बनाई थी, इस तरह से अलग अलग जो स्पेस पर मैंने काम किया था, उस सब जगह पर मैंने श्रृंगारात्मक जो मुद्रा होती है नृत्य की, वो उस स्थान पर पर्टिकुलर, उसी स्थान पर ऐसी मुद्राएं कुछ उसका जो श्रृंगार मेरे पास अवेलेबल था, मैं नहीं कहता कि ऐसा ही होता है श्रृंगार, लेकिन मेरे पास जो भी अवेलेबल था उसको लेकर मैंने दूसरा कंपोजिशन किया। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मैंने लिया बिस्मिल्लाह खान से। बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई थी मधुमाद सारंग, उसको बैकग्राउंड में डाल दिया। तो इस तरह से मुझे संतोष ये हुआ कि मैं कब से तरस रहा था कि वीडियो कंपोजिशन होना चाहिए। क्लासिकल जो राग है वो वीडियो कंपोजिशन में कैसे लिए जा सकते हैं। तो मुझे संतोष ये हुआ कि ये दो रचनाओं में, राग मालकोंस और श्रृंगार मुद्रा, उसका बैकग्राउंड पूरा मैंने इस तरह से संगीत से सजाया, जिसमें क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित दो राग थे, उसको मैं प्रकट कर सका और उसका संतोष भी हुआ। अब जब ये सारी प्रक्रिया मैं कर रहा था, मैं उसके साथ साथ ये भी देख रहा था कि मेरे भीतर जो एजुकेशन का काम आ रहा था, अपना भीतर से जो एक नेचुरल वर्किंग आ रहा था कि किस तरह से विद्यार्थियों पर काम किया जा सके और उसके साथ योग को और विविध कलाओं को किस तरह से जोड़ा जा सके। उसके साथ साथ मैं वो भी देखता था। मेरी माँ हमारे साथ थी, हम दो भाई और माँ। उसे डायबिटीज भी था और उसकी उम्र भी धीरे 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 बड़ी होती जाती थी। तो मुझे वो भी पता था, दर्शन से पता चल जाता है कि आगे क्या हो सकता है। समझ लो कि मैं यहां ही रहा तो आगे क्या हो सकता है। और मैं भीतर से एक बात मुझे स्पष्ट आती थी, मेरा माँ से बहुत लगाव था। तो मुझे ऐसा लगता था कि माँ जब मांदी पड़े, वो बीमार हो, उसके बाद उसकी सेवा करे,
वो कोई योग्य बात नहीं है। और मैंने तो शादी भी नहीं की, मैं तो ऐसा कोई बंधन भी नहीं। और मैं जो अब काम करने जा रहा हूं उसको अगर इस तरह से काम किया जाए, प्राइवेट वर्किंग इस तरह से लिया जाए, क्योंकि प्राइवेट वर्किंग में मेरा भीतर से भाव न था कि मैं पैसा कमा लूं या पैसा जमा कर दूं या मेरा अपना बंगला बना लूं। क्योंकि अगर आप शादी ना करो, मेरा सूत्र है, तो बंगला बनाने की भी माथाकूट में मत पड़ना। कहीं और व्यवस्था हो ही जाएगी, आपकी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा था, तो मैं आपको कह देता हूं कि अगर आप शादी की झंझट में नहीं पड़े हो तो मकान भी मत बांधना, हो ही जाएगी आपकी व्यवस्था। तो मुझे ये लगता था, मेरा ये भावना था कि मैं चलो ट्यूशन से पैसा कमा लूं या ये कोई बिजनेस की तरह मैं काम करूं, इसमें इस तरह का भावना था। मेरा भाव ये था कि जितना जरूरी है जीवन के लिए, जितना जरूरी है रुपया कमाना, उतना रुपया कमा ले, और बाकी का जो समय है तो मेरा योग में भी, स्वास्थ्य में भी, मेरे शरीर पर ही बहुत बड़ा और गहरा काम था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ को मैं जानता था, उसकी शारीरिक क्षमता भी बहुत थी, उसी उम्र में भी बहुत शारीरिक क्षमता थी, और सहनशीलता भी, मैं गजब की सहनशीलता। मैं आपको एक बात कहूं, उसकी सहनशीलता कैसी थी, उसे डायबिटीज था, और डायबिटीज में अगर एक बार जख्म हो जाए तो वो रिकवर होने में बहुत तकलीफ पड़ती है, क्योंकि ब्लड शुगर अगर नॉर्मल ना हो तो जख्म बढ़ता जाए। उसका एक बार ऐसा हुआ कि नख था, अंगूठे का नख, राइट हैंड साइड का जो नख था पूरा खुल गया। जिस तरह से डोर खुलता है इस तरह से पूरा नख खुल गया, नाखून पूरा खुल गया। उसने बताया ही नहीं हमें। रसोई का काम वो संभालती थी, और जब से वो मेरे साथ थी, मैं एक बात ऐसी देखता था कि कोई भी व्यक्ति है, उसको अपना काम मिलना चाहिए तो अच्छा लगता है। ठीक से अगर शारीरिक काम उसे मिलता रहे तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब बड़ी उम्र हो जाती है फिर भी काम करने की इच्छा होती है, तो मैं ये देखता था, हम दोनों भाई इस तरह से उसे मदद करते थे कि जितना वो कर सके, वो रसोई में सदा प्रसन्नता के साथ गुनगुनाती है, गीत भजन गाती जाती है और काम करती जाती है। और रसोई का काम उसे बहुत अच्छा लगे, रसोई घर का काम वो करती ही रहे, कुछ भी बनाना हो, हमें खिलाना हो, तो हम उसकी जो वो प्रक्रिया थी उसमें हम नहीं आते थे। कभी कभी मैं मिठाई बना लेता था, सिंग पाक लेकिन वो भी उसकी कचकच के साथ, क्योंकि उससे अच्छा न लगे मैं बनाऊं तो उस पर कचकच करती ही जाए। या मैं सैंडविच बनाऊं, खाए मेरे जैसा ही, प्रेम से खाए, लेकिन अच्छा न लगे कि तू न बना। ऐसी झंझट नहीं करनी, हम होटल में खा के आएंगे सैंडविच या मसाला डोसा। लेकिन मुझे वो भी रस था बनाने में, रसोई बनाने में, तो मैं कभी कभी बनाता था। लेकिन हम लोग दोनों भाई ऐसा करते थे कि जहां जरूर है हमें उसे मदद करते थे, बाकी छोड़ देते थे उस पर। अब 15 दिन बाद, जब मैं 15 दिन में उसका नख देखता था और वो उसकी टेव ऐसी, उसकी हैबिट ऐसी थी, वो नख थे अपने चप्पू से काटे, चप्पू से जैसे हम सब्जी सुधारते हैं इस तरह से। मेरी माँ थी तो इस तरह से वो नाखून अपने हाथ पैर के इस तरह से काटे। मैं उसे कहूं इस तरह से नहीं, अब तो तेरे जमाने में नहीं था, अब तो लेटेस्ट नेल कटर आया हुआ है, देख तू। तो इस तरह से मैं उसके नाखून काटने के लिए जब हाथ लिया उसका, मेरे हाथ, तब मैंने देखा कि पूरा नख खुला हुआ। और उसका इस तरह का हमें ध्यान रखना पड़े, वो कभी फरियाद ही न करे। समझ लो कि उसे एक बार किडनी का सीवियर तकलीफ हो गई, सीवियर तकलीफ। वो बोले ही नहीं कि मुझे तकलीफ हो गई है, और उसका भाव ऐसा कि अगर मैं बोलूंगी तो फिर इन लोगों को झंझट होगी, डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ेगा। वो ऐसा ही, उसकी फिलोसफी ऐसी कि अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो वो कहे ही नहीं, वो चले और मैं देखूं कि उसके कपड़ों में से यूरिन के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। उस पर से मैंने पकड़ा कि तुम्हें कोई तकलीफ है यूरिन की, तब उसने बताया। और वो रोटी भी कैसे करे जब किडनी की तकलीफ थी, वो हमें बोले नहीं, एक कपड़ा बांध दे पेट पर, पेन हो रहा है भीतर, एक कपड़ा जोर से बांध दे और फिर अपनी रसोई करे। इस तरह की उसकी सहनशीलता थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी समय अब मेरे पास है जिसमें हम दोनों साथ हैं, तो उसमें मेरे पास ऐसा ज्ञान है, और मैं उसका शरीर जानता था, वो योग में भी उसने काम किया हुआ था छोटी उम्र में। तो मुझे लगता था कि अभी भी इसको मैं रिकवर कर सकता हूं,
इसका शरीर अभी भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, डायबिटीज से ऊपर लाया जा सकता है, हाइपरटेंशन भी था, इसमें भी रिलैक्सेशन की जो आसन है वो अभी भी करवाए जा सकते हैं और बहुत कुछ काम हो सकता है। तो मेरा भीतर से आइडिया आता था मुझे कि अगर इस तरह का मैं काम अरेंज कर सकूं कि जिसमें सुबह और शाम मैं मेरी माँ के लिए निकाल सकूं, 2-3 घंटे सुबह में, 2-3 घंटे शाम में, तो उसका शरीर पूरा हो उससे पहले मैं कुछ काम कर लूं उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि वो मर जाए बाद में हम उसका तर्पण करें, उसको तो मैं छूना ही नहीं चाहता, ये चाहिए ही नहीं, वो विधि ही नहीं चाहिए। करना है किसी का तो वो उसका शरीर है, मेरा शरीर है, कर ही लो। जो करना है किसी का, मां का करना है तो कर ही लो, पिता का करना है तो कर ही लो, माता पिता क्या, जिसका भी करना है, मित्र का या जिसका भी करना है कर ही लो, जीते जी कर लो। बाद में उसका शरीर चला गया फिर वो श्राद्ध करो, और ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं। तो ये भी मेरे भीतर चल रहा था। एक सुबह ऐसा हुआ, मेरी बहन तब आई हुई थी, उसने मुझे कहा कि तू कब चलता है भुज? तो मैंने कहा चलो अभी। तो वो तो एकदम आश्चर्यचकित, उसने मुझे कहा अभी मतलब? मैंने कहा बस छोड़ दी आज से नौकरी। आ गया भीतर से निर्णय, अपने आप आ गया। उसने मुझे पूछा कि तू कब आ रहा है? मैंने कहा अभी। और ऐसा ही हुआ, मैंने एक थैला था मेरे पास, एक कपड़ा पैंट शर्ट मैंने पहना हुआ था और एक पैंट शर्ट और लुंगी थैला में रख के मैं उसके साथ चल दिया। वो तो आश्चर्यचकित कि तू सच में चल रहा है? मैंने कहा हाँ हाँ चल ही रहा हूं बस। ये बात इसलिए कहता हूं कि जब आत्मा का निर्णय आता है, जब आत्मा प्रकट हो जाता है या आत्मिक निर्णय आता है भीतर से, वो इतना 100% होता है, इतना 100% कि तुम्हें पीछे मुड़ के देखने का एक क्षण भी ऐसी बिगाड़ने की इच्छा नहीं होती कि अब पीछे लौट के क्या देखूं, क्या करूं। जो करना था, ये सारा मैं वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि जो भी मुझे करना था उस समय में, जो समय मेरे पास में था और जो मुझे गांधीनगर में रहकर करना था, ऑफिसर बन के करना था, कर ही लिया। ऑफिसर बन के ये बात भी मैं करूंगा, स्कूल ऑफ डिवाइन मैनेजमेंट में इसको मैं ज्यादा गहराई से लूंगा। मैं वहीवट का जो दर्शन मुझे करना था कि वहीवट किस तरह से होना चाहिए, वो पूरा का पूरा दर्शन मैंने सचिवालय में किया। पूरा दर्शन मेरा समाप्त हुआ सचिवालय में काम करते करते कि वहीवट का जो रूप है, दिव्य रूप, वो मेरे आंख के सामने आ गया कि इस तरह से वहीवट हो सकता है, दिव्य वहीवट इस तरह से हो सकता है। और वो बात भी पूरी हो गई। उसके बाद भी मैं जिया उधर, और वही मैं बात आगे कहूंगा आपको कि जीवन हमारा इस तरह से होना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं कि हम मरते वक्त भी हमें ऐसा लगे कि अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है, अभी ये रह गया वो रह गया। इतना अशांत मृत्यु नहीं चाहिए। जब हम स्वस्थ है, काम कर सकते हैं, तब जो करना है कर ही लो। झगड़ा करना है मोहन से कर ही लो, अरुणा से झगड़ा करना है कर ही लो, जो करना है कर लो, प्रेम करना है प्रेम कर लो, झगड़ा करना है झगड़ा, बाकी रखना ही नहीं है। तो इतना मैं 100% जिया था कि मैं निर्णय पर ही था। मेरा भाई थोड़ा डगमगा रहा था कि मुझे ये ट्यूशन, मैंने कहा अब तुझे कूदना ही पड़ेगा, अगर मेरे साथ रहना है, आगे काम करना है तो और कोई चारा नहीं है। मेरी मां परिचित थी मुझसे और वो ऐसी थी कि उसे मैं कहीं भी ले जाऊं, कहीं वो चल सकती थी मेरे साथ, उसे मैं जानता था। तो मुझे ऐसा था ना, इसी जीवन में उसे ये प्रयोग में से निकलना ही है। उसके लिए मैंने देख लिया कि उसके लिए क्या जरूरी है, दोनों के लिए, मेरे भाई के लिए भी आगे क्या शुभ है, मेरी मां के लिए भी आगे क्या, किस प्रकार का जीवन शुभ है। और ऐसा जीवन कि ट्यूशन करूं तो वो पास में बैठ भी सकती है, उस पर नजर भी रखी जा सकती है, और शाम को भी उसे घुमा भी सकता हूं और सुबह भी उसके ऊपर काम कर सकता हूं। ये भीतर से आइडिया आया था। तो मैं बहन के साथ चल पड़ा, मैं पहुंच गया भुज। उस वक्त ऐसा था, मैं वेकेशन था, मेरे भीतर से बहुत आइडिया है, एजुकेशन के बहुत आइडिया। अब मेरा ऐसा कुछ नाम था उस वक्त भी भुज में, कच्छ में, कि कुछ लोग मुझे ऐसे जानते थे कि क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि योग की जो राष्ट्रीय उस वक्त एक स्पर्धा थी योगासन की, उसमें मैं गुजरात में से मैं एक ही सिलेक्ट हुआ था। दिल्ली में वो स्पर्धा अरेंज की गई थी
राष्ट्रीय स्तर की जो स्पर्धा थी योगासन की, तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे इस तरह से जानते थे, कुछ लोग इस तरह से मुझे जानते थे कि कला से या नृत्य से मेरा संबंध है, और कुछ लोग, मैं शिक्षक भी रह चुका था तो इसी तरीके से भी वो लोग मुझे जानते थे। तो मैं जब गया मुझे बहुत आइडिया है कि किस तरह से मैं काम शुरू करूं। अब मैं गया तब था मई वेकेशन, मैंने काम तो रहे, मुझे एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट, काम करने में प्राइवेट में, आपको बात कहूं कि भीतर से मुझे क्या है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं ना नहीं कहूंगा, उसे भी पढ़ाऊंगा। कोई भी स्टैंडर्ड का, समझ लो कि पीएचडी वाला मेरे पास आ गया, या स्पर्धात्मक परीक्षा होती है जैसे गुजरात राज्य की है या आईएएस की है, मैं ना नहीं कहूंगा, मैं ले ही लूंगा। इतना भीतर से पढ़ाने की इच्छा हो कि हर एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ा लेना है इसी जन्म में, एक सब्जेक्ट मुझे छोड़ना नहीं, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो। और पहला स्टैंडर्ड से लेकर बाल मंदिर में भी मेरे आइडिया थे कि किस तरह से बच्चों का ग्रोथ होना चाहिए, इस तरह से इतने नए नए आइडिया थे मेरे पास। अब उसी वक्त तो कोई नहीं था, तो मेरा भांजा उसी वक्त था 11th आर्ट्स में। उसने आर्ट्स इसलिए लिया था कि काम न करना पड़े, और मैं पहुंच गया, उसे डर लगे कि बाप रे, आर्ट्स में भी ये तो मुझे काम करवाएंगी, और 2 भांजियां थी। तो मैंने कहा चलो काम तो शुरू कर ही दे। मैं काम शुरू कर दिया पढ़ाने का। मेरी बहन के घर छोटी सी जगह थी, उसमें भी मैंने काम शुरू ही कर दिया। अब उस वक्त लोग आए मुझे मिल, मेरे भीतर क्या चले वो मैं तुम्हें बताता हूं। घंटी बजे कोई लोग आए, मुझे बहन बुलाने आए कि तुम्हें मिलने के लिए आए। अंदर से उत्साह है कि वाह, कोई लड़का ट्यूशन के लिए आए तो मैं ले लूं, पढ़ाऊं। लेकिन वो जब आए तो वो योग की बात करे या ध्यान की बात करे, या ऐसा नहीं कि उस वक्त मैंने वो भी शुरू कर दिया। शाम को योगासन का मार्गदर्शन या ध्यान का मार्गदर्शन, नृत्य का, सब साथ में, अलग अलग नहीं, एक ही अगासी थी, उसमें नृत्य का मार्गदर्शन भी चालू। योग वाले आते थे, मैं कहता तो आप चालू कर दो योग, इस तरफ नृत्य चले, उस तरफ योग चले। कोई कहता है मुझे शांत बैठना है, मैंने कहा शांत बैठने में क्या है, इतनी जगह है, बैठ जाओ, टांके के ऊपर बैठ जाओ पानी का। और धीरे धीरे मैंने सबको एक दूसरे में डाल दिया। योग वाले थे उसको नृत्य में डाल दिया, नृत्य वाला था उसे ध्यान में डाल दिया, ध्यान वाले को नृत्य में। इस तरह से सबको, जो ध्यान सीखने के लिए आया था उसे भरतनाट्यम भी सिखा दिया। मैंने कहा ये स्टेप करो, तुम्हारा पैर भी अच्छे हो जाएंगे, बाद में ध्यान में तो है क्या, थक जाओ, बैठ जाओ, शांत हो जाएगा ध्यान। इस तरह से मैंने शुरू तो कर दिया मेरा काम, और धीरे धीरे मेरा वो प्रचार भी होने लगा कि इस तरह से ऐसा आगासी पर काम चल रहा है। लोग मिलने भी आने लगे कि मेरी बच्ची को भरतनाट्यम सीखना है ये। लेकिन भीतर से मुझे जो आए वो आए कि ऐसा कोई आ जाए मेरे पास पढ़ाने के लिए तो मैं उसे पढ़ाऊं। अब वो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो फर्स्ट टाइम में प्राइवेट वर्किंग में जा रहा था, ट्यूशन का जो वर्किंग प्राइवेट वर्किंग था उसमें मैं जा रहा था। तो मुझे लगा चलो कच्छ मित्र में एक जाहिरात दे दे, उस उधर का एक न्यूज़पेपर है, मैंने कहा उसमें एक एडवर्टाइज में दे दूं। फिर मुझे लगा कहाँ से शुरू करूं, तो मैंने एक एडवर्टाइज ऐसी बनाई, खुद ने ही लिखी। इसका मुझे बहुत मजा आता कि खुद ने ही मैंने लिखी एडवर्टाइज कि इंग्लिश ग्रामर जो वैकेशन का उपयोग करो विद्यार्थियों को, इस तरह से मैंने कि वैकेशन का उपयोग करो और इंग्लिश ग्रामर ठीक से तैयार करो, इस तरह का। मतलब उसका संदेश ऐसा था कि आप ठीक से इंग्लिश ग्रामर अगर आप ठीक से करोगे तो आप इस तरह से आपका इंग्लिश है अच्छा हो सकता है। बेसिक इंग्लिश इम्प्रूविंग गाइडेंस, इस तरह से मैंने पूरी एडवर्टाइज प्रिपेयर की, और वो भी मेरी ही प्रिपेयर की हुई। उसका बहुत मजा था मैं देखने का कि कच्छ मित्र में किस तरह से आता है। तो फिर मेरी बनाई हुई एडवर्टाइज आई, मुझे बहुत अच्छा है, दिन में 5-6 बार देखूं लेकिन कोई फोन ना आए। फिर ऐसा हुआ फोन भी आने लगे कि कहाँ हो आप, मैं उसे अंदर भी लिखा था, फिर भी मैं फोन पे समझाऊं लेकिन कोई आए नहीं। बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों को, मेरी बहन का घर था, वो हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था, उसके घर के ऊपर घर था, तो वो खोजने में इन लोगों को बहुत तकलीफ पड़े। अब बाहर कोई बोर्ड था नहीं, उधर कोई भी पूछे तो वो तो पेशेंट थे, पेशेंट को पूछे कि यहाँ इंग्लिश का क्लासेस कहाँ चलता है, तो पेशेंट तो बदलते हैं रोज, तो वो कहते हैं ना हमें पता नहीं है, और कोई बोर्ड था नहीं।
मुझे पता नहीं था कि इस तरह से काम भी हो सकता है ट्यूशन क्लासेस में इस तरह से, क्योंकि वो मेरा नया एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी इसमें एक लड़का मेरे पास आ गया किसी भी तरह से खोजते को। उसने पूछा, सर क्या फी है? मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं किया था कि क्या फी मैं लूंगा। उस वक्त मेरे भीतर आया 100 रुपीज पर मंथ। तो मैंने उसे कहा 100 रुपीज पर मंथ। मैंने कहा चलो 100 रुपये से ही प्रारंभ तो कर ही दो। मैंने उसको पढ़ाया, वो तो तुरंत ले आया 100 रुपया। वो 100 रुपया मुझे इतना अच्छा लगे क्योंकि मैंने गांधीनगर में काम किया था, लेकिन गांधीनगर में मेरा ऐसा वर्किंग नहीं था कि मैं चलो एडवर्टाइज करूं या इस तरह से लड़कों को इकट्ठा करूं, ऐसा वर्क नहीं था। यहां मुझे ऐसा भीतर से भाव आए बूझ में कि नहीं, मुझे तो सारी कलाओं को अपना ही कुछ ऐसा वर्किंग करना है, कलाओं को, नृत्य को, योग को, ध्यान को इस तरह से जोड़ के उसको एजुकेशन के साथ जोड़ना है। ऐसा मेरा एक्सपेरिमेंट मुझे यहाँ करना है। तो उसका मैं देखूं तो वो पहला 100 रुपया था, मेरे पास 100 रुपया आया। लेकिन जब वो 100 रुपया आया मुझे एक आइडिया और आया उसी वक्त, क्योंकि मेरे बहने भाई सब उधर, तो बहुत सर्कल तो बहुत था। अब जो सर्कल वाले आते थे उसके पास से कैसे रुपया मांगना, वो भी चैलेंजिंग बात थी। और मैंने कहा कि क्या रुपया, मुझे तो ये प्रयोग करना ही है, और जब प्रयोग करना है तो शर्म कैसी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती, वो मुझे वो बताते थे, मुझे याद रहेगी वो कहावत। हाँ, शोले फिल्म की भी है, हेमा मालिनी बोलती है, घोड़े वाली बनती है, उसमें कहती है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो फिर खाएगा क्या। तो मैंने कहा ये बात ठीक है। तो कुछ लोग मेरे पास योगासन के लिए भी आते थे, तो मैंने कहा चलो उसको भी मैंने फी डाल दो उस पर, कोई बात नहीं। अब उन लोगों का तो मेरे भाई के साथ, बहन के साथ वो सब एकदम मिले जुले। फिर भी मैंने कहा कि 200 रुपया होगा तुम्हारा योग का, अगर वर्किंग आपको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि मैं उसको स्पष्ट करना चाहता था कि सच में तुम्हें रस है योग में, तो तुम कोई भी तुम्हारे सामने फी रखी जाए या कोई भी, मैं मेरे जीवन के ऊपर से कहता कि तुम्हारे आगे कोई भी कंडीशन रखी जाए, शर्त रखी जाए, अगर तुम्हें भीतर से पूरा रस है, और ऐसा भी नहीं कि इन लोगों के पास रुपया नहीं था। मैं जानता था, एक त्रिनेत्र पर जब ध्यान जाता है तो सब पता चल जाता है कि किसकी बैंक बैलेंस कितनी। तो मुझे पता था कि अढड़क धन है इन लोगों के पास, तो और ये लोग खर्च पूरा करते, पूरा का पूरा। लारी पर खाने में ये लोग जरा भी कंजूसी नहीं करते, होटल में जाना हो जरा भी कंजूसी नहीं करते, अगर शादी करनी हो बेटे की या बेटी तो वो जरा भी कंजूसी नहीं करते। तो मुझे लगता है योग में अगर मैं जोड़ दूं फी या इस पे मैं मांगू फी तो उस पे क्या गलती है। मैंने बोल दी, 2 ऐसे संबंधी थे जिसे मैंने बोल दिया, मैंने कहा अगर उसे आना है तो आएगा, नहीं आएगा तो टाढ़ा पानी खस गई। गुजराती में एक कहावत है, टाढ़ा पानी खस गई। और मुझे तो स्पष्टता चाहिए, मुझे जो काम करना था, मेरे आंखों के सामने मेरा दर्शन स्पष्ट था कि मैं किस एक्सपेरिमेंट के लिए भूज आया हूं, मेरे लिए स्पष्ट था। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ऐसा होता है कि वो मैं वेकेशन था, वेकेशन खुला, जून महीना आया तो मैं देखूं बच्चों की जो अवर जवर, छोटा सा घर मेरी बहन का, सुबह से लेकर रात तक मैं ऊपर ही ना हूं, इतना बच्चे आने लगे, इतने बच्चे। धीरे धीरे मेरा नाम होता गया और पढ़ाने में तो मुझे इतना मैं किसी को ना ही आर्ट्स वाला हो जाए मैं कहूँ आ जाओ, साइंस वाला आ जाए मैं कहूँ, क्योंकि आर्ट्स में मेरा भांजा था, उसको मैं पढ़ाऊँ तो मैंने कहा कि उसके साथ इसको भी डाल दो। तो इतने सारे बच्चे, इतने सारे सब्जेक्ट, और घर की जगह छोटी। फिर डॉक्टर जो था नीचे वो ऑब्जेक्शन ले, उसके पेशेंट से ज्यादा मेरे बच्चे हो गए पढ़ने वाले, और सबकी साइकिल। तो उसका चौकीदार था, वो कहता था मैं डॉक्टर का कार की चौकी करने के लिए हूं। मेरी बहन को बताता, आपका भाई जो ट्यूशन करता है उसकी साइकिल की रखवाली करने के लिए मैंने, और उसका आप वहां देखो बच्चों की साइकिलें ऐसी हो जाए। सबको नवाई लगी कि क्या हो रहा है, इतने पेशेंट साइकिल लेकर आते हैं, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल। ऐसी भी बात मैंने सुनी, क्योंकि उसका डॉक्टर का बड़ा नाम, और उसके हॉस्पिटल के आगे मेरे बच्चों की सारी साइकिल रहे उधर। मुझे लगा कि मैं डर रहा हूं,
बाहर जंप मारने के लिए कि मैं मेरी बहन के घर में रहने के लिए थोड़ा आया हूं, मैं तो काम करने के लिए आया हूं, यहां तो मुझे बाहर निकलना ही है। एक क्षण ऐसी थी, ये बात इसलिए मैं कहता हूं, एक क्षण ऐसी थी कि वो भी इतने मुझसे, मेरे बनोवी, बहन, भांजा, भांजी सब इतने मेरे साथ एक हो गए थे। और काम में भी ये लोगों को भी मजा आता था कि इतने लोग आए जाए, मैं पढ़ाऊं। सुबह से लेकर रात तक आप देखो, पूरा का पूरा दिन अलग जात का ही उत्सव, सेलिब्रेशन, नए नए लोग आए, बच्चे आए। फिर मैंने इन लोगों को कहा कि नहीं, मुझे बाहर तो निकलना है, मुझे बंगला चाहिए। उसने कहा बंगला? मैंने कहा हाँ बंगला चाहिए, क्योंकि सबकी में फी एडवांस आने लगी मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ये जंप लेने जैसा ही। वो लोग मुझे फ्लैट बताए, और मुझे फ्लैट कभी भी अच्छा न लगे, क्योंकि मैं देखता था कि जो फ्लैट में रहता है वो फ्लैट ही हो जाता है। देखो आप जरा कि ये बात सच है कि नहीं। जो फ्लैट में रहता है उसका फेस देखो, और जो अलग घर में रहता है, जमीन के साथ संपर्क बना के रहता है, अलग अपना घर बना के रहता है, उसका फेस देखना, दोनों का फेस देखो। तो मेरा तो वो था ही कि जो फ्लैट में रहता है उसका जीवन फ्लैट हो जाता है। और मैं कच्छ में देखूं, मैं लोगों से मिलता था, मैं कहता था तुम्हें इतना पैसा इन लोगों के पास, पेढ़ी की पेढ़ी आराम से खा सके, फिर भी अभी धंधा खाने पीने का वक्त नहीं, खाने पीने का इन लोगों के पास वक्त नहीं। पता नहीं किसके लिए रुपया इकट्ठे करते, क्योंकि मुझे तो रस ये था कि अगर मेरे लिए इकट्ठा करते हो तो मैं चालू कर दूं उन लोगों का रुपया वापरना, जिस तरह से यहां कर रहा हूं। तो मैं तो राह ही देखता था कि धन मेरी ओर आए, लेकिन आया नहीं। तो मैंने कहा जाने दो। मैं तब उन लोगों को पूछता था कि तुम क्यों फ्लैट बना रहे हो, इतने रुपये है तुम्हारे। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपनी जमीन लेकर अपना एक मकान 2 रूम किचन बना रहा है, तो तुम क्यों फ्लैट में रहते हो, इतनी कच्छ में जमीन। फिर भी फ्लैट बनाए, बॉम्बे की फैशन चली तो सब फ्लैट बनाए। फ्लैट, बाप रे बाप, मैं फ्लैट देखने गया, कच्छ के फ्लैट, भुज के फ्लैट। सब मुझे कहे कि अगर इस फ्लैट में आप रहोगे तो यहाँ बच्चों की स्कूल बहुत नजदीक है, यहाँ बहुत से ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, सब बच्चे आएंगे तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारा बहुत चल सकता है। मैं फ्लैट देखने गया, ओह फ्लैट देखने गया, मेरा हृदय कंपे के ना बाप, यहाँ मुझे मिल जाए बच्चे तो भी नहीं लेना है, ये तो चाहिए ही नहीं। मैंने मेरी बहन को कहा कि तुम बंगले की तपास करो। उस वक्त मैंने जान लिया कि कितना रुपया किराए से बंगला मिल सकता है। बंगला ही चाहिए मुझे, चाहे 1 महीना क्यों न रहूं, लेकिन बंगले में। मुझे भीतर से ऐसा ही आ जाए कि ना बंगले में ही रहना है। तो उस वक्त भुज का जो मैक्सिमम भाड़ा था वो 1900 रुपया था, और मेरे पास था वो 8000 रुपया था। सब बच्चों की जो फीस आ गई थी वो 8000 रुपये। तो मैंने कहा कि 8000 तक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो कोई था ही नहीं, मैं अकेला ही था। अगर मैं बंगला ले लूं तो मेरे साथ और कोई चलने वाला नहीं था, मैं अकेला ही था। तो मैंने कहा जंप ही लगाना है तो 8000 तक। मैं बाहर से ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी व्यापारी, मेरे भीतर से जाग गया था कि व्यापारी के साथ किस तरह से बात करनी है, क्योंकि इतने बच्चे आते थे, रोज मैं उन लोगों से बात करूं रुपये की, फी की। तो मेरे भीतर भी अब स्किल आ गई थी कि किस तरह से काम करना है। तो एक बंगले का हमारे पास, हमने बहुत घूमे, मैं बहुत घूमा। समझ लो कच्छ का एक फ्लैट, एक जगह ऐसी नहीं होगी कि मैं वहां नहीं गया हूंगा। सब दर्शन कर लिया, किस तरह से लोग जीते हैं फ्लैट में, किस तरह से फ्लैट जीते हैं, बंगले में बादशाही क्या है, सब दर्शन तो था ही, और स्पष्ट हो गए दर्शन। मैं सब जगह घूमा। इसमें एक मकान मुझे मिल गया अलग, चारों ओर बंगले बंगले बंगले, और बीच में ऐसा समझो जैसे मैं सम्राट का बंगला, मेरा अकेले का एक अकेला, पूरे बंगले ऐसे लाइन में, और बीच में एक जमीन, खाली जमीन, और उसमें एक ही मकान। उसे बंगला कहो, मकान कहो, जो मैं बंगला ही कहूंगा, मकान नहीं बंगला। तो वो बंगला अकेला, उसका भाड़ा जो मुझसे आगे था उसने दिया था 1900 रुपया, मेरे पास तो 8000। तो मुझे लगे कि मैं तो 1900 कहेगा तो भी कितना बचेगा, लाइट बिल, पानी का, ये तो मेरा परिचय था कि क्या क्या हो सकता है। मैं अकेला ही होऊंगा तो करियाना भी क्या होगा इसका। तो मैं तो तैयारी था, मैं उसके घर गया। उसने
उसे कहा कि 2200 रुपया होगा। तो मैं तो एकदम खुश हो गया, मेरे पास 8000 और वो तो कहता है 2200 रुपया। तो मैंने कहा 2200 नहीं 2500। उसे आश्चर्य लगे, मैं 2200 कर रहा हूं, ये 2500। मैंने कहा हाँ 2500। अंदर से मुझे गर्व आया कि वाह, भुज का मैं सबसे ज्यादा किराया भरने वाला, अभिमान है, इतना गर्व आया कि वाह वाह। और भीतर से उसके घर जब मैं था तब भी मुझे ये आया कि कब ये मुझे चाबी दे दे, मैं जल्दी चला जाऊं, साफ सफाई करके घुस जाऊं बंगले। चाबी मुझे मिल गई और मेरे भीतर से इतना आए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, कलाओं में उसको रस लेते करना है। मैंने पूरा बंगला साफ करवाया, पूरा का पूरा। और जो दृष्टि थी मेरी कि किस तरह से एजुकेशन में काम करना है, उस वक्त मैंने ऐसा किया कि एक एंट्रेंस टेस्ट रख दी कि बच्चा किस तरह से काम करता है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट तो वो तो मेरा एक तरीका था काम करने का कि बच्चे किस तरह से आते हैं, उसे किस तरह से ट्रेन करना है एजुकेशन में, कलाओं में। और एंट्रेंस टेस्ट ऐसी थी कि अगर ठीक से फॉर्म बच्चा भरे तो वो भी स्पष्ट हो जाए। एंट्रेंस टेस्ट किसके लिए होती है, उसका जो फॉर्मेट, एक फॉर्म मैंने तैयार किया था, उसका धर्म के साथ जो संबंध है वो इस तरह से है कि अगर यहां भी हम आगे हो सकता है, जो मैं देखता हूं इसमें ऐसा फॉर्म में रिलीज कर सकता हूं कि आप एकदम स्पष्ट हो जाए कि अगर आप यहां रुकना चाहते हैं तो किस लिए रुकना चाहते हो। मैंने जो एजुकेशन में इसका प्रारंभ हुआ था, स्पष्टता का, क्लैरिटी, मुझे ऐसा लगता था कि 2 प्रकार के फॉर्म थे। एक गार्डियन को भरना था, जो वाली थे बच्चों के माता पिता, उन लोगों को भरना था, और एक फॉर्म बच्चे को भरना था। मैं उन लोगों को समझाता था कि जो बच्चों को फॉर्म भरना है उसमें तुम्हें कोई भी दखल अंदाज नहीं करना है, उसमें उसे भर देना है, वो जो भरे जैसा ही भरे उसको भरने देना है, और जो तुम्हें कहना है, माता पिता को जो कहना है, उसका फॉर्म अलग था। इस तरह से AB पार्ट था। तो इस तरह के फॉर्म थे और इतने बच्चे मेरे पास आए, इतने बच्चे, और मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट, इतना कि उस वक्त का एक समय ऐसा था, मैं आपको कहूं, मैं 24 घंटे पढ़ाता था। 24 घंटे ऐसा होता था कि पूरा का पूरा बंगला का जो मेरे पास जगह थी बंगले की, वो पूरी खाली, जिसमें एक बहुत बड़ा रूम, मेरे पास फर्नीचर कुछ भी नहीं, और 2 रूम, 2 और बड़े रूम थे। किचन का भी स्पेस बड़ी थी, और एक छोटा रूम था, स्टोर रूम था, उससे मैंने पूजा रूम कर दिया। प्रार्थना का एक अलग रूम था, वो भी एजुकेशन के साथ ही संबंधित था, जिसमें मैं वर्क करना चाहता था। तो ऐसा हुआ कि जो 12th साइंस के बच्चे थे मेरे पास पढ़ने आते थे, उन लोगों को इतना मजा आए मेरे पास वर्क करने का, इतना मजा, वो रात को भी छोड़ने को तैयार नहीं जगह। गार्डियंस थे, माता पिता थे, वो मेरे पास आके कहते थे कि हम मर जाते हैं, इन लोगों को कहते कहते थक जाते हैं कि तुम चौपड़ी उठाओ, अब टीवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, और वो ही करते, हमारा मानते ही। आप क्या जादू करते हो कि बच्चे 24 घंटे कहते कि हम सर के पास ही रहेंगे। ऐसा हो गया कि रेसिडेंशियल स्कूल, पहला कुछ समय कोई बच्चा जाने को ही राजी नहीं, जब तक मैं कुछ और पहले तो मैंने देख लिया कि हाँ इतने बच्चे आने लगे, इतने बच्चे, और सब वहीं रहे, न कोई टाइम था उस वक्त। एक ऐसा मेरा, क्योंकि मुझे ही ऐसा इतना एजुकेशन में इंटरेस्ट, पढ़ाना इतना अच्छा लगे। साइकोलॉजी वाला साइकोलॉजी का प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ मैथ्स वाला मैथ्स का प्रश्न पूछ रहा है, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग स्टैंडर्ड में सबको साथ में बिठाऊं, सब साथ में काम करे, पूरा दिन मेरा काम चल। उसके बीच में मैं मेरी रोटी भी बनाऊं और बॉइल्ड सब्जी बनाऊं, बच्चे वो भी देखे, मुझे अच्छा लगे कि वो लोग देखे कि हाँ सर अपनी सब्जी खुद बनाते हैं या रोटी खुद बनाते हैं। वो पूछते थे कि सर आप इसमें कुछ डालते नहीं, ऐसा ही सब्जी खाते हो? ऐसा ही, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक और बॉइल्ड सब्जी और रोटी खा ली, या केला और रोटी खा ली, उन लोगों के सामने। मैंने कहा आप मैथ्स करो, तब तक मैं मेरा भोजन ले लेता हूँ, सब उन लोगों के सामने। तब मैं अकेला ही था बंगले में पूरा, और पूरा का पूरा खाली बंगला,
अब उस वक्त ऐसा भी होता था कि जब प्रारंभ में कुछ समय ऐसा रहा कि बंगला पूरा मुझे इतना अच्छा लगे, स्पेस पूरा, जब बंगला मैंने साफ कर दिया, एकदम स्पेसियस मकान, इतना स्पेसियस लगे, उसमें कुछ भी नहीं, कोई सामान बिना का, मैं अकेला और बंगला की स्पेस, हम दोनों। मैं सुबह में चाय बनाकर पूरा के पूरे द्वार दरवाजे 4 बजे द्वार दरवाजे खुला कर दूं, दिया, और उस वक्त मुझे दिया का पागलपन, सारे रूम में 10 बार दिए, और पूरा बाहर से आप देखो जगमग जगमग जैसे दिवाली आई हो ऐसा बंगला लगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगे, प्रकाश प्रकाश सारे बंगले। चौकीदार मुझे मिलने आए, वो कहते थे कि आप सर बंद रखो ये मकान, यहां आगे चोरी हो गई है। मैंने कहा तू अंदर आ। वो बाहर से लकड़ी ऐसा खटका, पहले तो मैं समझू नहीं, वो लकड़ी मारे, मुझे लगता है होगा कोई यहाँ का चौकीदार है, चौकी, वो मेरे घर के पास ही लकड़ी मारे। मैंने कहा क्या है? तो वो कहते आप दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा किस लिए? कि यहाँ आगे जो पड़ोसी था धनवान था बहुत बड़ा, उसे क्या पता कि मेरे पास 8,000 रुपये का ही धन, इसमें से तो बहुत चला गया था, भाड़ा भी भर दिया था 2500 रुपया, लाइट बिल ये जो होता है, अब 4-5 हजार रुपये होंगे। तो वो कहता है कि तुम बंद कर दो। मैंने कहा किस लिए? कि चोर आ सकता है, यहाँ चोरी हो गई थी, आगे जो एक धनवान आदमी था उसके सारी चोरी। मैंने कहा तू अंदर आ। वो अंदर आया, मैं कुछ बोला नहीं, वो आश्चर्य से यहाँ देखे वहां देखे, कि सर कुटुंब? मैंने कहा ना, मैं अकेला ही। मैंने कहा चल मैं तुझे और भी रूम दिखाता। मैंने उसे पूरा घुमाया, पूरा का पूरा। एक प्राइमस था, 2-3 छोटे छोटे बर्तन जिसमें बनाता था मैं सब्जी, और वो पूरा घूमे। उसने कहा सामान? मैं कहा है ही नहीं। वो ऐसा, मैंने कहा तू कोई बात नहीं, हम दोनों तो चाय पियेंगे, तो आ ही जाना सुबह में, अगर तू दरवाजा खुला ही होगा तो आ ही जाना, हम दोनों चाय पियेंगे, अगर चोर आ जाएगा तो उसे भी चाय पिला देंगे। चल, मैंने उसे बता भी दिया कि देख इतना रुपया मेरे पास, कि ना 5,000 रुपये लेने के लिए कोई चोर इतना रिस्क नहीं उठाता, और कुछ हो तो इसमें तो। लेकिन उसकी बात मुझे योग्य भी लगी। वो कहता था कि चोर तुम्हें मार भी सकता है। मैंने कहा क्यों? कि वो इतनी मेहनत करे, अंदर घुसे और कुछ मिले ही नहीं। मैंने कहा ये मुझे आइडिया ही नहीं था। लेकिन फिर भी उस वक्त उसने देखा कि हाँ मेरी बॉडी भी कोई कम न थी, 100 के आसपास, 95 से कम तो थी नहीं। 95 kg से कम तो थी नहीं। तो मैं उसे कहूं चौकीदार से कि अगर वो मुझे मारेगा तो तू नहीं बचाएगा? कि हाँ मैं तो बचाऊंगा। मैंने कहा तेरे पास डंडा तो है ना, और मैं भी 2-3 तो मुझे पहुंच ही नहीं सकते, मैं कह सकता हूं, चाहे वो डंडा लेकर आए तो भी नहीं पहुंच सकते, 2-3 इतना तो मेरे शरीर में ताकत है। फिर हम दोनों निश्चिंत हो गए कि मुझे भी विश्वास आ गया, एक बार डर भी गया मैंने कहा हाँ लड़ाई झगड़ा हो भी सकता है अगर चोर आए तो, और मेरा तो पूरी रात जागरण ही चले। ये तो प्रारंभ ऐसा था कि जब बच्चे अभी आते नहीं थे, पूरे वक्त वो लोग नहीं रहते थे, लेकिन ऐसा समय आया कि बच्चे 24 घंटे मेरे पास, और ऐसा समझो कि पूरा दिन एक अद्भुत सा उत्सव, मैं भीतर भी देखूं, अनुभव करूं, और बाहर भी ऐसा उत्सव। और बच्चों को मैं इस तरह का जो ट्रेस था कि मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का जो डर, मैं उन लोगों को धीरे धीरे उसमें से बाहर, क्योंकि मेरा शाम का ऐसा एक वक्त था कि पहले तो मैं अकेला नृत्य करता था। मुझे लगा भुज में मैं आ ही गया हूं तो सब मुझसे परिचित हो ही जाने चाहिए, जिस तरह से यहाँ मैं करता हूं। उस वक्त इतना जगह नहीं थी मेरे पास। मैंने कहा बंगला की अगाशी तो है ही, तो मैंने नृत्य प्रारंभ कर दिया। सारे और जो बंगले वाले थे देखे सुबह शाम की कर क्या रहे। मैंने कहा क्लासिकल नृत्य, वो तो मेरा जीवन का संदेश है कि क्लासिकल नृत्य का सब अपना अपना प्रचार करते हैं, तो मैं मेरा क्यों ना करूं। मैं क्लासिकल नृत्य अकेला करूं, सारा जितने मुझे आते थे सुबह शाम। धीरे धीरे बच्चे भी जुड़ने लगे।
फिर तो अगाशी का माहौल मैं बताऊं, एक तरफ कुश्ती चले, मैं कुश्ती सिखाऊं बच्चों को कि किस तरह कुश्ती करनी, कुश्ती भी चले। फिर कुछ बच्चियां थी जो शास्त्रीय नृत्य की ओर आकर्षित थी, और ये किस तरह से हुआ वो भी मैं कहता हूं तुम्हें। एक कॉर्नर में बड़ी अगाशी थी, एक कॉर्नर में शास्त्रीय नृत्य चले, एक कॉर्नर में जो ध्यान सीखने आते थे मेरे पास, उसको मैं ध्यान सिखाने बैठ कि चलो आप ध्यान सीखो। जो ऐसे मिस्चीवियस लड़के थे कि जो शरारती लड़के और वहां की जो सरकारी स्कूल के लड़के थे, मैं उसे कहता था, मैं उसे कुश्ती सिखाता था, क्योंकि ये समझना आप, हम आगे भी इस पे काम करेंगे, ये रहस्य भी खोलूंगा आपके सामने। ऐसे ऐसे बच्चे आते थे मेरे पास, जो वो लोग मेरे पास आए उससे पहले बच्चे मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे देते थे कि अब जो बच्चा आपके पास आ रहा है वो स्कूल का द मिस्चीवियस वन। ऐसे ऐसे बच्चे, एक तो मेरे भांजे का मित्र, मैं उसका वर्णन करूं, वो क्लास में बैठा है पहली बेंच पर, सर पढ़ा रहे, अचानक वो कहता है सर को, सर आपके पेंट की चेन खुली है। मेरे भांजे का मित्र, सर अचानक कॉन्शियस हो जाए साइकोलॉजी के, सर पढ़ाते पढ़ाते कॉन्शियस हो जाए, वो नीचे नीचे देख कि सर पेंट की चेन खुली है, सर बाहर चले जाए, पेंट की चेन खुली नहीं है, फिर भी कह देता है, क्या करेगा, चलो सर उसे क्या करे, और बाहर निकालेगा तो उसे तो वही चाहिए। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है उस बच्चे का। उसके पिता जेल में जेलर थे, पोस्ट थी जेलर की, जो कैदियों को, जिस तरह से बच्चों को शिक्षक संभालता है उस तरह से कैदियों को जो संभालते उसे जेलर कहते, तो उसकी पोस्ट थी जेलर, जेलर का बच्चा था। मेरा भांजा मुझे बताता था कि मामा वो कैसा करता है। वो दोनों समझो कि किसी उसकी मैडम के घर गए दोनों, मैडम की माँ उसे पूछती है कि पिताजी कहाँ है, वो इधर उधर देखे जेल में, फिर ऐसे छत की ओर ऐसे आसपास था। वो पूछने वाला भी जरा घबरा कि बाप रे बाप, मैंने इसका बाप जेल में है, न जाने क्या इसने गुनाह किया होगा, चोरी, खून, डकैत, क्या क्या। फिर मेरा भांजा कहता था कि मैं बताऊं कि तू ऐसा कहे कि जेल में जेलर है, तब वो उसे शांति हो कि ना जेल, वो कभी नहीं बताता। मेरे पास भी जब आया तब मैं परिचित था उससे, और मैंने उससे, ये इंटेलिजेंस है एक तरह की, बच्चों को हम समझ नहीं पाते। हर एक बच्चा व्यक्ति तो बच्चों में से ही व्यक्ति होता है ना, जब बड़ा हम होते हैं तो बच्चों में से ही होता है। मैंने जो उस वक्त अनुभव किया, मैं अनुभव करता था, समझ लो कि वो मेरे पास ट्यूशन के लिए आए न आए, वो और मुझे पसंद करे न करे, लेकिन जो बच्चों के साथ मैं बैठता था, मुझे समय मिलता था, उसका मैं इंटरव्यू लेता था, उसके साथ काम करता था, मुझे ऐसा लगता था कि एक एक बच्चा अनमोल रतन है, अनमोल रतन। समझ लो कि ये बच्चा का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये जो लड़का था वो एकदम इंटेलिजेंट, अगर आप ठीक से देखो एकदम बुद्धिशाली ये लड़का। इसकी आंख जो थी इतना चकोर, हमारा फफलू पूपू की तरह एकदम चकोर। वो थाली मेरी लेने आता है, लेकिन सब कुछ माहौल देख के जाता है, कौन गलू उठा कि नहीं, 5 बजे उठा, अगर एनसाइक्लोपीडिया, अगर मुझे कुछ जानना हो तो उसके कंप्यूटर से मैं जान सकता हूं, अगर जानना हो इस तरह का, उससे पूरा पता। वो मेरे लिए इंटरव्यू में आया था, उसने पूरा बता दिया कि कौन मैडम क्या है, कौन सर क्या है, कौन सर कितना रुपया कमाता है ट्यूशन में, सारी इंफॉर्मेशन उसके मेरे पास। मतलब हम समझते हैं कि बच्चे छोटे, ये कुछ जानते नहीं। मैं कहता हूं इस गलती में कभी रहना नहीं। बच्चों की क्या यात्रा है, क्या जन्म में क्या यात्रा करके आया है। 9 साल का शंकराचार्य समझ जाता है जीवन की निरर्थकता या जीवन की सार्थकता, 9 साल का बच्चा समझ सकता है, और संसार में मरते दम तक जीवन क्या है मनुष्य नहीं समझ सकता। ऐसे ही आया था,
ऐसे ही चला जाता है कुछ समझे बिना। और मैं एक एक बच्चे को देखूं, एक तरफ मेरा हृदय रोए भी, एक तरफ मेरा हृदय इस कारण रोए कि एक एक बच्चा है, वो किस तरह से प्रकट हो सकता है, उसकी शक्ति को किस तरह से प्रकट की जा सकती है। और एक इसका मुझे उत्साह भी आए कि किस तरह से मैं बच्चों को उसकी शक्ति को निखार सकते हैं। और एक तरफ मैं जो फॉर्मेट देखूं एजुकेशन का, वर्किंग देखूं कि उसमें तो जो परीक्षा है उसके लिए तैयार करना है, मेरा अपना लिमिटेशन के कितने में मुझे काम करना है। फिर भी मैंने इस तरह से काम लिया कि जो लोग एजुकेशन के संदर्भ से मेरे साथ न जुड़े, वो कला के माध्यम से मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी ओपन था। अगर योग में किसी बच्चों को इंटरेस्ट है और योगासन से वो मुझसे जुड़ना चाहे तो भी मैं उससे अलाउड कर देता था कि आप आ जाओ। इस तरह से अलग अलग तरीकों से मैंने काम प्रारंभ कर दिया बच्चों पर, और बच्चे हर एक प्रवृत्ति में एकदम रस ले। लेकिन धीरे धीरे मेरे पास ऐसी बात आने लगी कि बच्चे आपकी सब प्रवृत्ति में रस लेते हैं, पढ़ाई को छोड़ के। क्योंकि पढ़ाई में क्या करना पड़ता है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि पढ़ाई में वो लोग रस नहीं लेते थे, ऐसा नहीं, पढ़ाई में भी रस लेते थे, काम करते थे। लेकिन माँ बाप की जो ट्यूशन के लिए जो दृष्टि है वो ये है कि हमारा बच्चा है वो क्लास में फर्स्ट आए या डॉक्टर हो जाए, मैथ्स में इतना मार्क लाए। तो मैं बच्चों को समझाता था कि देखो, आपको ठीक से समझना है, स्पष्ट करना है कि आप मेरे पास किस लिए आ रहे हो। धीरे धीरे ये बात मैं स्पष्ट करवाता जाता था कि चलो, आप पढ़ने के लिए आए हो तो इस तरह से मेरे पास पढ़ना पड़ेगा। अगर आप समझ लो कि कुश्ती के मार्गदर्शन के लिए आए हो, और ऐसा नहीं था, मैं इस तरह का वर्क करता था कि समझ लो कि पढ़ने के लिए जो बच्चा आता था उसे भी मैं मार्गदर्शन देता था कि किस तरह से शरीर को स्वस्थ रखना है, याद शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। मैं उसे कहता था 2 प्रेफरेंस है, तुम चाहो वो चुन लो। एक है कुश्ती, हम आगे बात करेंगे कि कुश्ती से किस तरह से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। और जो बच्चे शरारत करते हैं, मिस्चीवियस बच्चे, उस पर मैंने बहुत काम किया। मैं सर था, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे कहूँ, कुछ मेरे अनुभव भी बच्चों के साथ। समझ लो कि एक शरारती लड़का है जिससे बच्चे भी घबराते हैं, टीचर्स भी घबराते हैं। अगर कॉलेज का लड़का है तो प्रोफेसर भी घबराते हैं। किसी को छरी मारी है उसने, ऐसा उसका जो ऐसा नाम हो गया है उसका स्कूल में या कॉलेज में, ऐसा कोई बच्चा मेरे पास आता तो वो डायरेक्ट दादागिरी से वो अंदर आ जाता था। मुझे देखने में भी मजा आता था कि वाह, क्या मिथुन चक्रवर्ती जैसी चाल है। ऐसा डायरेक्ट अंदर आ गया, नोट रखी, ऐसे बैठ गया मेरे सामने। फिर मैं सब बच्चों के सामने उससे कहूँ, सब, किसी ने कोई हिम्मत नहीं की थी कभी इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह से काम किया जाता है। मैंने कहा जब अगर 95 वेट मैंने किया ही है तो हम कुश्ती कर भी सकते हैं। अगर वो तैयार हो गया कुश्ती के साथ तो वो छरी लेकर आए तो भी मैं कर सकता हूं उसके साथ। मैं उसे ऐसा समझाऊं सब बच्चों के लिए। मैंने कहा देख, मैं तुम्हें एक ऐसा मैसेज देता हूं, तू हिम्मत वाला तो है ही, मैं जानता हूं तेरे बारे में। तू मुझे किस लिए पसंद कर रहा है? तो वो कहता है मुझे पढ़ना है। आर्ट्स का विद्यार्थी था एक, वो कहता था कि मुझे पढ़ना है। और उसका ऐसा भी काम था कि उसने 1-2 लड़कों को ऐसे छरी मारी थी या जेल में गया, ऐसा शरारती लड़का। उसे कहा पढ़ने के लिए आ रहा हूं। मैंने कहा देख, मैं स्कूल का टीचर नहीं, मैं प्राइवेट टीचर हूं। तो प्राइवेट टीचर तुझे अगर पसंद करना है तो ऐसा पसंद कर कि तुझे भीतर प्रवेश करने के लिए तुझे परमिशन लेने की इच्छा हो। अगर तू मेरे पास आए और डायरेक्ट तू अंदर घुस के आए तो तू समझ ले मैं तेरे लिए लायक नहीं। तू तो मुझे इंटरेस्ट है तुझे पढ़ाने में, लेकिन तुझे परमिशन के बिना भीतर आने की इच्छा हो तो तू मेरे पास मत आना, मैं तेरे लिए योग्य टीचर नहीं। और गार्डियंस को भी मैं वही समझाता था, क्योंकि ऐसे मुझे अनुभव होने लगे कि जब मैं ट्यूशन कर रहा हूं, समझ लो कि मेरे पास
पूरा रूम था, रूम पूरा भरा हुआ है। एक लड़का अचानक आता है, साहब सूफी छे तमारी, विज्ञाननी सूफी छे, गणितनी सूफी छे, इंग्लिशनी सूफी छे। मैं उससे कहता था तू कमाता है? कहते हैं ना। कौन कमाता है? कि पिताजी कमाते। मैंने कहा उसे भेजो, और उसका समय फी पूछने का सुबह में 7 बजे आना है, पूजा के खंड में तुम्हें पूछना पड़ेगा। और मेरा ऐसा तरीका था कि फी आप डायरेक्ट नहीं भर सकते, ऐसे आके रुपया डाल दो, इस तरह से नहीं। प्रार्थना का समय था सुबह का या शाम का, उसी वक्त, क्योंकि मैं गार्डियंस को भी डिसिप्लिन में लाना चाहता था कि ये खाली बच्चों की भूल नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चा भूल कर रहा है, शरारत कर रहा है, बच्चा आया कहां से? वही बच्चा बड़ा होगा, तुम कहोगे कि ये बच्चा मेरे साथ ऐसा वर्तन करता है, ये बच्चा मेरे साथ ऐसा वर्तन करता है। मैं कहूं कि कोई बच्चा का कोई कसूर नहीं, 9 महीना मां के पेट में रहा है। अगर बच्चा का जीवन योग्य दिशा में नहीं जा रहा है तो मां बाप ही जिम्मेवार है उसके। अगर बच्चा बड़ा होकर मां के सामने होता है, या मां का मानता नहीं या बाप का नहीं मानता, उसमें मां बाप का, उसमें बच्चा का कोई कसूर ही नहीं। उसमें अगर कसूर खोजने जाओगे तो मां बाप है पहला। मैं समझाता था मां बाप को। बड़े बड़े ऑफिसर मेरे पास आते थे, बड़े बड़े ऑफिसर, ऐसे क्लास चल रहा है, आते थे, क्या है सर आपकी फी, किस तरह? मैं उसे कहता था कि आपको मिलना होगा मुझे सुबह। फिर तो वो समझ जाते थे, ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं थे, तुरंत समझ जाते थे। उसे पता चल जाता था कि ना, ये इस तरह का शिक्षक नहीं कि खाली रुपया इकट्ठा करने के लिए बैठा हो। मैं उसे कह देता था कि तुम सुबह में आओ, फी का कोई भी बात करना हो सुबह में आओ, अभी मेरा पढ़ाने का समय, इसमें तुम मुझे नहीं मिल सकते हो। अच्छा भी लगता था उन लोगों को ये डिसिप्लिन, कि ये डिसिप्लिन अच्छा है। मैं उन लोगों को कहता था कि तुम ऐसा शिक्षक चुनना ही मत प्राइवेट, जिसको आदर देने का तुम्हें इच्छा न हो, ऐसा शिक्षक चुनना ही मत। तुम्हें आदर देने का जिससे इच्छा नहीं हो रहा है भीतर से, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं गुरु हूं यहां और तुम शिष्य हो तो तुम्हें मुझे आदर देना ही होगा ना, समझो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर भीतर से आदर नहीं आ रहा है तुम्हें, भीतर से आदर नहीं आ रहा है, तुम नहीं पा सकोगे। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म रहस्य। लेकिन मैं उसे बताता था कि मैं ऐसा नहीं करता कि तुम मुझे आदर दो, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, क्लास में आओ तो पूछ के आओ अंदर। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम माँ बाप, तुम विदाउट परमिशन शिक्षक के पास चले जाते हो और तुम शिक्षक को तुच्छ मानते हो, तुम ऐसा समझते हो ये क्या शिक्षक है, रुपया लेता है और कमाई करता है और सब्जेक्ट पढ़ाता है। अगर ऐसा तुम्हारा मन में है तो तुम्हारा बच्चा या नहीं जान सकेगा। चलो मैं तुम्हें कहता हूं, और शिक्षक तुम्हें कहते हो ना कहते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्ट वाले आते थे, समझ लो डीवाईएसपी का बच्चा आता है, या पीएसआई का बच्चा आता है, या कोई ऑफिसर है गवर्नमेंट का उसका बच्चा आता है, या कोई दुकानदार है उसका बच्चा आता है। दुकानदार आता है वो मेरे पास मिलने के लिए, तो मैं उसे कहता था धनवान है, तो कोई ऐसा, उसने कभी उसको ऐसा अनुभव नहीं होता था कि उसे कहा जाए कि चलो आप 7 बजे मुझे मिलने आओ, उस वक्त आप मेरे साथ फी की बात करना। तो धीरे धीरे कुछ लोगों को अच्छा न भी लगा, कुछ बच्चों को अच्छा न भी लगा, लेकिन जिससे ठीक से जाना उसने जाना कि नहीं ये बात एकदम सही है। जो लोगों ने जाना एजुकेशन को मेरे साथ, उसने पाया कि ना तुम एकदम ठीक कहते हो। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, ये बच्चा समझ लो मेरे पास 4 साल पढ़ेगा, आगे वो कोई और जगह चला जाएगा, तो कम से कम आप ऐसा शिक्षक खोजो, और आप जिसके पास से आपको सीखना है, उसकी डिग्री कितनी बड़ी हो ना हो ये अलग बात है। एक बात समझना, गुरु कुछ भी नहीं, गुरु कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी नहीं है उसे गुरु कहा जाता है। ठीक से हम भारत की व्याख्या गुरु के लिए कहे जाए तो गुरु का अर्थ है द ओपन डोर, नथिंग एल्स, जिसका दरवाजा खुल गया। और सत्य का जो, सत्य कोई एक व्यक्ति का मालिकी नहीं, एक व्यक्ति की मालिकी नहीं, कि सत्य एक व्यक्ति जान सकता है, सब जान सकते हैं, सत्य हर एक व्यक्ति जान सकता है। गुरु इज द ओपन डोर। गुरु कोई बड़ी बात ही नहीं, मैं कहता हूं गुरु कोई बड़ी बात नहीं। जो मुख्य केंद्र है
वो है शिष्य। शिष्य का शिष्यत्व, कि शिष्य का रिसेप्टिविटी कितनी है, जानने की तुम्हें प्यास कितनी है, उस पर आधारित है तुम्हारा जानना। तुम्हारे भीतर जितनी प्यास गहरी, तुम समझ लो कि ऐसा गुरु है जो कुछ भी नहीं जानता है, बैठ जाओ उसके पास। तुम्हारा शिष्यत्व जो है, जो शिष्यत्व, तुम्हारी जो जानने की इच्छा है, वो अगर गहरी है, एकदम गहरी, तुम अपने आप सही गुरु के पास पहुंच जाओगे अपने आप। चाहे तुम गलत गुरु के पास पहुंच गए, कोई गलत गुरु कुछ भी जानता नहीं है, वो कुछ भी जानता नहीं, और कुछ भी जानता नहीं है वो भी तुम्हारी ओर से। क्योंकि हम शिष्य होकर कहीं जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते, तो तुम देखना, तुम मन में कितना भर के जाते हो, तुम अपेक्षाएं लेकर जाते हो। गुरु के पास भी हम वही भूल करते। धर्म में जो भूल हो रही है वो समझना तुम ठीक से। धर्म की दिशा में भी जो भूल होती है वो यही भूल होती कि तुम गुरु के पास अपेक्षा लेकर जाते हो। तुम समझना जरा ये बात क्या गलती हो रही है। गुरु है इसलिए कि तुम्हें अपेक्षा से ऊपर ले जाए, तुम्हें अपेक्षा से छुड़वाए। तुम्हारा जो संबंध अपेक्षा के साथ हो गया है, मन के साथ हो गया है, उससे छुड़वाए वही तो गुरु। और तुम गुरु के पास अपेक्षा लेकर जाते कि हे गुरु जी हमें आशीर्वाद दो तो इतना रुपया मिल जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा बच्चे की शादी हो जाए, शादी हो गई है तो उसका बच्चा हो जाए। इसके लिए गुरु होता ही नहीं। गुरु अपेक्षा से ऊपर ले जाने के लिए। और जब हम शिष्य की तरफ से जाते हैं, जब हम शिष्य बन के जाते, तो उसका लक्षण है कि तुम अपने को निखारो। गुरु पहुंचा हुआ है न है वो बिल्कुल सब्सिडरी बात है। तुम अपने को निखारो, कि तुम अपनी रिसेप्टिविटी जोरदार कर दो। 24 आवर्स तुम रिसेप्टिव हो जाओ, जानने के लिए, समझने के लिए धर्म। और तुम देखो कि क्या जादू हो जाता है। तुम्हें गुरु कह सकता है, जिस तरह से नानक को कह दिया गुरु ने। नानक 7 साल का बच्चा, उसका पिताजी, ये उदाहरण मेरे भीतर इतना प्रगाढ़ एक उल्लास प्रकट करता है कि मुझे जब भी ये उदाहरण आता है मैं कह ही देता हूं। नानक के पिताजी जब गुरु के पास, शिक्षक के पास लेके जाते, शिक्षक की उम्र है 70 साल से ऊपर, 75 साल का तो होगा ही शिक्षक। शिक्षक और विद्यार्थी का जो भीतर का संवाद है किस तरह का है देखना। नानक पहले ही प्रश्न पूछता है कि मैं तुम्हारे पास तो पढ़ूंगा अगर आप मुझे परमात्मा का दर्शन करवा सको। तुम मुझे परमात्मा का दर्शन करवा सकते हो? वो जानने के लिए मैंने जन्म लिया है। ये मैं शिष्य और गुरु का संवाद तुम्हें कह देता हूं। नानक ने पूछा, शिक्षक उसके पैर पड़ गया। देखो शिक्षक का लेवल, शिक्षक, ये सब शिक्षकों को समझना है, इसलिए ये उदाहरण देता हूं कि देखो भारत का ये एजुकेशन, चलो तुम जगत भर, मैं उदाहरण दूं, भारत के उदाहरण दूं एजुकेशन के, तुम जगत में से ऐसा उदाहरण लाओ चलो, कि ऐसा उदाहरण कि जिसमें शिक्षक, 75 साल का शिक्षक 7 साल के बालक, जो विद्यार्थी है 7 साल का, उसके पैर छू रहा है। दूर से उसके पिताजी देख रहे हैं कि जादू क्या हो रहा है, नानक को पैर छूने चाहिए। वो नानक को कहते कि तू पैर छू, तेरा शिक्षक तुझे पैर छू रहा है। शिक्षक कहता है कि ना, उसे मत कहो पैर छूने का। जब पिताजी आए तो उसने कहा, शिक्षक ने, कि ना, ये बच्चा मैं नहीं पढ़ा सकता, तुम कोई और सक्षम गुरु को खोज लो, ये भारत। और ऐसा उदाहरण जब मैं दे रहा हूं तब मैं मेरे जीवन में बनी हुई घटना भी तुम्हें कह देता हूं कि मांडवी में मैं जब स्टूडेंट था, मेरे आचार्य थे, प्रभा बहन वसा उसका नाम था। मुझे उसका व्यक्तित्व भीतर से ही मैं बहुत प्रेम करूं, उसका व्यक्तित्व ही मुझे बहुत अच्छा लगे। जिस तरह से वो जो वहीवट करते थे, जो चलते थे, बच्चों को मिलते थे, इतना अच्छा उसका व्यवहार बच्चों के साथ, इतना सुंदर व्यवहार, फिर भी इतना स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका, मुझे भीतर से उसके प्रति बहुत प्रेम। तब मैं था 11th साइंस में। फिर मैंने कुछ कारणों से जो बोर्डिंग में मुझे अच्छा न लगा, तो मैंने 6 महीने के बाद स्कूल छोड़ दी। मैं उससे मिलने गया प्रिंसिपल को, मुझे भीतर से बहुत प्रेम उसके साथ, उससे भी मेरे साथ इतना ही प्रेम।
उसने मुझे पूछा तुम क्यों छोड़ रहे हो स्कूल? तो मैंने कहा इतनी गंदी बोर्डिंग है, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पढ़ना, तो मैं स्कूल लिविंग लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, और साइंस की पढ़ाई मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। इस तरह से जो जो बातें थी मैंने स्पष्ट कह दी सब। तो उसने मुझे ऐसा बताया कि तुमने जो बात कही बहुत क्योंकि और किसी से मेरी बात होती थी तो सब मुझे गलत ही साबित कर देते थे। पहला आचार्य ऐसा था, उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा वाह, कोई तो समझदार मिला। उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो, मैं आगे सोचूंगी कि हमारा जो माहौल है स्कूल का उसके साथ ही, क्योंकि वो लड़कियों की स्कूल थी, उसमें 11th 12th साइंस के में लड़कों को लिया जाता था, ऐसी स्कूल थी वो, मांडवी की बहुत प्रख्यात स्कूल थी। तो उसने मुझे कहा कि आगे हम सोचेंगे। मुझे तो वही अच्छा लगा कि मेरी बात पर वो सोचेंगे आचार्य होकर। उसने कहा कि हम सोचेंगे आगे कि किस तरह से बोर्डिंग को जोड़ा जाए, लड़कों की बोर्डिंग भी साथ में ही होनी चाहिए। इस तरह से मेरे साथ बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार। फिर बहुत लंबा समय के बाद रंजन मुझे उसके घर पर ले गई। तब मेरी मांडवी में 5 योग शिविर भी हो गई थी, छोटी बड़ी योग शिविर भी हो गई थी, और उसके आगे मेरा नाम भी पहुंच गया था कि ऐसा कोई है जो इस तरह से योग पर काम कर रहा है, ध्यान पर काम कर रहा है। तो रंजन मुझे ले गई उसके घर। सुबह का समय था, तब तो वो रिटायर्ड हो चुके थे। मैं उसके घर गया था, वो मेरे एक समय के आचार्य। तो मैं उठ के उसके, जब वो आए मैं सोफे पर बैठा था, वो भीतर से आए, तो मैं उठ के उसके पैर छूने के लिए मैं उठा कि चलो, वो आचार्य थे मेरे। उसने मुझे रोका कि ना, वो समय चला गया, अब तुम मेरे पैर नहीं छूओगे, तुम बैठो, मैं तुम्हारा पैर छूंगी। और उसने मेरे पैर छुए। ये भारत का शिक्षा। ओम शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु।